हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम यूपी आरबीएनएल जेई और डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ मैंने पुराने पेपर से लिए हैं। आज मैंने ईसीडी और ईडीसी बुक से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो लिए हैं। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और उनकी कॉम्बिनेशनल ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी एआर पे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल? इनमें से कौन सा मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से मटेरियल याद रखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। मटेरियल्स दैट हैव द एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन पे हम मैकेनिकल स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उन मटेरियल को हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल देते हैं। कौन कौन से मटेरियल हैं देखिए, क्वार्ट्ज हो गया, सुक्रोज हो गया, रॉकले साल्ट हो गया, टोपास, टूरमेलिन, बर्लिनाइट, बेरियम टिटानेट, लीड टिटानेट, लीड जिरकोनेट, पोटेशियम नियोबेट, लिथियम नियोबेट, लिथियम टेंटाक्लेट, सोडियम टंगस्टेट। ठीक है, आपको याद कौन कौन से रखने हैं देख लीजिए आप। ये 5 आपको याद रखने हैं: क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बेरियम टिटानेट क्रिस्टल, बेरियम टिटानेट सिरेमिक, मोडिफाइड लीड जिरकोनेट टिटानेट सिरेमिक और रॉकलेस सॉल्ट। आपको एग्जाम में से इन्हीं 5 में से 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो भी है, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको इन्हीं जो मटेरियल है पीजो इलेक्ट्रिक, इन्हीं में से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे, इनमें से कौन सा मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। तो ऊपर के 3 हैं, बेरियम टिटानेट, क्वार्ट्ज और रॉकलेस सॉल्ट, ये तीनों मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक हैं। जो चौथा मटेरियल है इथरियम गार्नेट, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4th वाला हो जाएगा, इथरियम गार्नेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ये मैंने पुराने पेपर से लिया है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने लाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस excellent dielectric property and good reliability for use in making capacitor? कैपेसिटर को बनाने के लिए सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा होता है जिसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अच्छी हो, रिलायबल हो? तो ये जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आएगा अगर आएगा तो जो इसका आंसर है वो क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, रिलायबल होती है, तो इसीलिए हम क्रोमियम ऑक्साइड को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं कैपेसिटर बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलर कोड ऑफ ए 47 ओम रजिस्टर विद 1% टॉलरेंस। कलर कोडिंग बतानी है आपको 1% टॉलरेंस के साथ 47 ओम के रजिस्टर की। तो देख लीजिए एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्टेंस और कैपेसिटर होते हैं उनकी कलर कोडिंग सेम तरीके से की जाती है। 3 तरीके से कोडिंग करते हैं हम। 6 बैंड होती हैं, 5 बैंड होती हैं और 4 बैंड होती हैं कलर की। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो अमूमन 4 बैंड को लेकर आता है। आप देख लीजिए 4 बैंड वाला किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख रखा है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे आपको इन वर्ड से पहला डिजिट उठाना है या पहला लेटर उठाना है, उसी से आपको कलर कोडिंग बनानी है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 4 बैंड वाला किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें पहला जो कलर होता है वो पहला डिजिट, जो दूसरा कलर होता है वो दूसरा डिजिट, और जो तीसरा कलर होता है वो 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है, और चौथा कलर टॉलरेंस को डिनोट करता है। आप देख लीजिए यहाँ पे टॉलरेंस की जो टेबल है उसमें ब्राउन कलर 1% टॉलरेंस को, रेड कलर 2% टॉलरेंस को, और गोल्ड कलर 5% टॉलरेंस को, और सिल्वर कलर 10% टॉलरेंस को शो करता है। यहाँ पे 47 ओम का रजिस्टर है, तो 4 के लिए हम यूज़ करेंगे येलो कलर, 7 के लिए हम यूज़ करेंगे वॉयलेट कलर, और
चूंकि ये 47 ओम का है, यानी कि जो तीसरा कलर होगा वो 10⁻0 को डिनोट करेगा, यानी कि 0 0 में देख लीजिए ब्लैक, यानी कि हमारे पास 3 कलर हो गए, येलो, वायलेट, ब्लैक, और टॉलरेंस 1% है तो ब्राउन, यानी कि चारों कलर हमारे पास हो गए, येलो, वायलेट, ब्लैक और ब्राउन। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच करता है। यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, येलो, वायलेट, ब्लैक और ब्राउन। जो इसका आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ ए सर्टेन मटेरियल हैज ए रेजिस्टेंस आर एज measured between its circular faces. To halve the resistance, all the dimension of the block must be. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए आर बराबर जो होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, यानी लेंथ ऑफ द पीस, और आर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ऑफ द पीस। यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आर कम होगा वैसे वैसे लेंथ भी कम होती जाएगी। आर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, या लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। और उसी हिसाब से अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हमको बोला गया है कि अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो डायमेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो एरिया होगा वो बढ़ेगा और जो लेंथ होगी वो उसी प्रोपोर्शनल में कम हो जाएगी। यानी कि हम लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला ऑप्शन। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़, देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, और जो एमीटर होता है वो एमीटर जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस दोनों एक ही बात है, तो ज़ीरो होता है आइडियल के केस में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ज़ीरो सोर्स रेजिस्टेंस। और जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि आइडियल करंट सोर्स तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता। वहीं अगर हम वोल्ट मीटर और एमीटर की बात करें, अगर वोल्ट मीटर आइडियल होता तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, और आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वोल्टेज सोर्स का है, तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल बी चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज सोर्स को कितना समय लगेगा। जो जो चार्जिंग टाइम होता है कैपेसिटर का वो होता है टाउ इजकल टू आर सी। यहीं पे अगर इंडक्टर होता तो टाउ इजकल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे बोला गया है वोल्टेज सोर्स आइडियल है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि इस केस में रेजिस्टेंस जीरो है। अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, यानी कि जो चार्जिंग टाइम है वो जीरो है। यानी कि ये जो कैपेसिटर है वो आइडियल वोल्टेज इंस्टेंट चार्ज कर देगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, इंस्टेंटली। ठीक है, इंस्टेंटनेसली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट मच लोअर टेम्परेचर, पिछले क्वेश्चन में आप देखिए अगर यहीं पे इंडक्टर होता तो इंडक्टर का जो चार्जिंग टाइम होता है वो होता है एल अपॉन आर। अगर आइडियल होता तो आर की वैल्यू जीरो होती, यानी 1/0, यानी कि इंडक्टर को चार्ज करने में इनफाइनाइट समय लग जाता। ठीक है,
एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज, बहुत ही नीचे तापमान पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्परेचर वर्सेस सेमीकंडक्टर का ग्राफ और टेम्परेचर वर्सेस कंडक्टर का ग्राफ, दोनों देख लीजिए आप किस तरीके से होते हैं। जो दूसरा वाला फिगर है वो सेमीकंडक्टर के लिए, आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रजिस्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर जैसे ही जैसे कम होता जाएगा, शून्य के पास पहुंचेगा और उससे भी नीचे पहुंचेगा तो रजिस्टिविटी हाई होती चली जाएगी। उसी उसी का उल्टा होता है फिगर नंबर 1 में। देखिए कंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिविटी बढ़ती है और एक निश्चित टेम्परेचर पे जीरो जीरो टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी नॉर्मल होती है कंडक्टर के केस में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इसमें सेमीकंडक्टर का पूछा गया, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कम होने पे रजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। रजिस्टिविटी हाई होने का मतलब है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर बहुत ही लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड आउट ऑफ ए मटेरियल हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो सबसे हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायरिस्टर का होता है। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट इन जर्मेनियम डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जर्मेनियम डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में होती है, सॉरी माइक्रो एम्पियर्स में होती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर के करीब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी पार्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।